नमस्कार, मैं सुचित्रा गुप्ता इंडिया वॉइस पर आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि। खबरों की शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जनसांख्यिक बदलाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिक बदलाव राष्ट्रवाद के लिए एक गंभीर खतरा बन रहा है। उन्होंने प्रलोभन के माध्यम से नासागिक जनसांख्यिक को बदलने के प्रयासों के खिलाफ एकजुट प्रयास करने का आह्वान भी किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने देश में हो रहे घुसपैठ पर भी चिंता जताई और कहा कि हम करोड़ों की आबादी वाले इस देश में घुसपैठ का सामना कर रहे हैं। अगर हम संख्या गिने तो दिमाग चकरा जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि सांकेतिक प्रतिरोध भी नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि यह एक ऐसी समस्या है जिससे अप्रबंधनीय आयाम को हासिल कर लिया जाएगा। सामान्य नागरिक संहिता के संवैधानिक दायित्व का विरोध करने वालों की ओर से ध्यान आकर्षित करते हुए धनखड़ ने कहा कि आप में से जो भी लोग संवैधानिक प्रावधानों से अवगत हैं, यूसीसी नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, शासन पर कानून बनाने, समान नागरिक संहिता बनाने का दायित्व डाला गया है। आपको बता दें कि ये पूरी चिंता जो है जनसांख्यिक बदलाव को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने व्यक्त की है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जनसांख्यिक बदलाव को लेकर चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि घुसपैठ आज देश की एक बड़ी समस्याओं में से एक है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन घुसपैठ को लेकर उन्होंने ये बड़ी बात कही। तो अब आपको सीधा लिए चलेंगे प्रयागराज, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को यहां पे व्यवस्था दी गई है और यह युद्ध स्तर पर अगले कुछ समय के लिए सरकार ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की। इसको हम उस कार्यक्रम की भी चर्चा हुई है। बलरामपुर में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है। उन्हीं के नाम पर जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था, उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के प्रदेश के अंदर 62 आईटीआई को 5 सेंटर ऑफ इन्वेंशन एंड इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के बारे में भी एक नए प्रस्ताव को, जो एक प्रकार का हब एंड स्पोक मॉडल होगा और मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम के साथ सहमति भी आज मंत्री परिषद ने यहां पर इस प्रस्ताव को भी दिया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर एक अभियोजन डायरेक्टरेट की घोषणा की भी व्यवस्था मंत्री परिषद ने उसको अपनी सहमति दी है और प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे, इन 3 महत्वपूर्ण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तीनों के बॉन्ड जारी होंगे। अब तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद के बॉन्ड जारी किए थे, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। यह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ब्रांडिंग करने का, उसके विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है और एक नई दृष्टि मिलती है और एक पहचान मिलती है संबंधित कॉरपोरेशन को। यहां पर आप प्रयागराज के महत्व को आप देख रहे हैं। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। तो प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन
प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ऐसे ही आगरा के लिए एक बॉन्ड जारी होने जा रहा है। वहां से संबंधित जो आवश्यकता है वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जारी करेगा। और वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बनने के बाद काशी वैश्विक पटल पर छा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड जारी करने की कार्रवाई को भी यहां पर आज घोषणा के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ा है। मित्रों, प्रयागराज के इस महाकुंभ को ध्यान में रख करके और प्रयागराज के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जोड़ने की कार्रवाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है कि इसको लेकर के हम लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जैसे लखनऊ में हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है, ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जैसे प्रयागराज में प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, वैसे ही वाराणसी में भी वाराणसी बिंद एक डेवलपमेंट रीजन वहां पे भी डेवलप करने की कार्रवाई पर नीति आयोग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट के वे रीजन होंगे जो वास्तव में यहां की न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि आर्थिक उन्नयन में और यहां पे रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एक्सप्रेसवे एक, तो ये एक्सटेंशन हम लोग इसको करने जा रहे हैं जो प्रयागराज, बिंद और काशी एक्सप्रेसवे के रूप में इसे हम लोग जानेंगे। दूसरा है चित्रकूट और प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ यहां पर भी जोड़ने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाना, जो चित्रकूट की दूरी को प्रयागराज के साथ जोड़ सके और रीवा हाईवे जो नेशनल हाईवे है, इस हाईवे को भी एक सुविधा इस एक्सप्रेसवे के साथ, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण के साथ साथ प्रयागराज की अपनी आंतरिक चैलेंजेज हैं, ट्रैफिक के चैलेंजेज हैं, और इसमें हम लोगों ने अभी से यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने लखनऊ रायबरेली होते हुए प्रयागराज की दूरी को बहुत आसान किया है, जिसमें गंगा नदी पे एक 6 लेन का ब्रिज भी बन रहा है। इस समय हमने उसकी एक व्यवस्था स्टील ब्रिज दिया है इस पूरे महाकुंभ के दौरान, जो प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन वह नया ब्रिज भी समय रहते हुए कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अन्य कनेक्टिविटी के लिए यहां से मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर की कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए यहां पर जो मांग हो रही थी प्रयागराज शहर की तरफ से सलौरी और हेपापट्टी के बीच में, झूसी के बीच में इस पूरे ब्रिज को बनाने की एक कार्रवाई को, 4 लेन के एक ब्रिज को सरकार इसको बनाएगी। दूसरा, रीवा की तरफ से और जो आपके अरेल की ओर से जो यहाँ पे प्रेशर है यमुना जी के ब्रिज पे, सिग्नेचर ब्रिज आज से 20 साल पहले बनकर के तैयार हुआ था,
आज यहाँ पर उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता यहाँ पर है कि उसके पैरेलल एक नया ब्रिज बने। तो सिग्नेचर ब्रिज के पैरेलल यमुना जी में भी एक नए ब्रिज को हम अपनी सहमति, कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है कि हाँ, शास्त्री ब्रिज के पैरेलल तो हम उसके साथ कर ही रहे हैं और इसको भी हम उसके साथ जोड़ेंगे। तो ये महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दृष्टि से, डेवलपमेंट और रोजगार की दृष्टि से और आने वाले समय में यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ घोषणाएं आज यहाँ पर कैबिनेट ने जिस पे चर्चा की है, अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जब कुंभ के साथ उत्तर प्रदेश जुड़ेगा तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ आने वाले श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। मैं आप सबका एक बार फिर से अपने मंत्री परिषद के सभी साथियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कहाँ गए भाई राजभर जी, और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज, कहाँ हैं लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हैं, इधर आइए। कहाँ राजभर जी, कहाँ गए? अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? हाँ, तो इसीलिए तो यहाँ पे ये प्रभु की ही कृपा है। प्रभु आज ही के दिन 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए थे और आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहाँ पर आया है। और मुझे लगता है कि अगले कुंभ की क्या स्थिति होती है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का ये मंत्री परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहां पर प्रयागराज की धरती पर प्रस्तुत कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि इसको जैसे प्रयागराज की कायाकल्प पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज को एक वैश्विक पहचान दिलाने में सफल होगा। आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन। तो आप प्रयागराज से सीधे सुन रहे थे सीएम योगी को, जिन्होंने आज प्रयागराज में पूरे कैबिनेट की बैठक की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तमाम घोषणाएं की। तो सीएम योगी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने तमाम घोषणाएं प्रयागराज को लेकर की है। तो रुक कर लेंगे अब अगली खबर की ओर। गरियाबंद जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अब भी जारी है। अब तक इस एनकाउंटर में 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और 14 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके पर आपको बता दें, भारी संख्या में हथियार और बारूद सुरक्षा बलों ने बरामद किए गए हैं और मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी जयराम उर्फ चलपति सहित कई हार्डकोर नक्सलियों का नाम शामिल है। कुलाड़ी घाट स्थित भालू डिग्गी के जंगल में अब भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। फोर्स के मुताबिक 1 करोड़ के इनामी सीसीएम मेंबर बालकृष्ण के साथ 25 से ज्यादा माओवादी छुपे हो सकते हैं और मंगलवार को मारे गए 14 नक्सलियों के शव रायपुर मेकाहारा लाया गया है। इनमें से 6 महिला और 8 पुरुष शामिल हैं। 22 डॉक्टर्स की टीम इनका पोस्टमार्टम करेंगी और रात भर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ जारी रही। आपको बता दें, इस दौरान गरियाबंद डीआरजी और सीआरपीएफ कोरबा के जवान इस पूरे ऑपरेशन में मौजूद रहे। इधर जवानों को मिली सफलता पर सीएम साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बधाई दी और कहा, नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के बाद छत्तीसगढ़ और ओडिशा की ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें 10 टीमें एक साथ ऑपरेशन के लिए निकली थी। 3 टीमें ओडिशा से थी, 2 छत्तीसगढ़ पुलिस से और 5 सीआरपीएफ की टीमें ऑपरेशन में शामिल थी। जवान क्षेत्र में सर्चिंग अभियान अभी भी चला रहे हैं ताकि सभी नक्सलियों को मार गिराया जाए। खबर गरियाबंद से है, जहां इतिहास में पहली बार
इतना बड़ा नक्सली ऑपरेशन देखने को मिला। आपको बता दें कि मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी भी मारा गया है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नक्सलियों के खिलाफ एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। इस मुठभेड़ में 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इनमें से 1 करोड़ के इनामी सीसी मेंबर नक्सली भी ढेर हुआ है। ये घटना नक्सल ऑपरेशन के इतिहास में पहली बार घटी है, जो सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब तक कुल मिलाकर के नई सरकार माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद 260 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और 870 से अधिक उसमें आत्मसमर्पण किए हैं और 1000 से अधिक गिरफ्तार किए गए। लगता है कि नियत समय में सब कुछ निर्धारित हो जाएगा, शांति होगी, जैसा कि संकल्प माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का है, बड़ा संकल्प है उनका। उन्होंने ऐसे ही संकल्प लेकर नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म कर दी। उन्होंने ऐसे ही संकल्प लेकर देश के अंदर अंदरूनी भागों में फूटने वाले बम धमाकों को खत्म कर दिया। उन्होंने ऐसा ही संकल्प लेकर अनुच्छेद 370 समाप्त करके समूचे जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू कर दिया। उन्होंने पुनः संकल्प लिया है और माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है। मैं सोचता हूं कि इन दोनों बड़े नेताओं के मार्गदर्शन में सब कुछ ठीक होगा। और खबर रायपुर से है, जहां निकाय और पंचायत चुनाव के कार्यक्रम घोषित होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश के नगरीय निकाय का बुरा हाल था। बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं भी लोगों के पास नहीं थी, जिससे लोग काफी परेशान थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल में युवा, किसान, महिलाएं, मजदूर सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही जुबानी जंग जो है वो अब पार्टियों के बीच शुरू हो गई है। आपको बता दें, युवा, किसान, महिलाएं सब ठगे गए हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है कि नगर निकाय में काबिज होने के बाद भी कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है। लगता है शायद उस दिन कहीं बाहर रहे होंगे। रिपोर्ट भी आई, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक साथ 5 अधिकारियों को एक काम के लिए निलंबित किया गया छत्तीसगढ़ के इतिहास में। शायद कार्यपालन अभियंता, अनुभागीय अधिकारी और 3 सब इंजीनियर, 5 लोगों को सस्पेंड किया गया। ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और उसके जवाब पर विचार करने पर उसके आगे की कार्रवाई भी होगी और इसलिए कहीं पर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं। बलौदाबाजार जिले में 8 नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया से शुरू हो गई है। आपको बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए और इसके बारे में जानकारी भी दी। जिले में कुल 8 नगर निकाय हैं, वहीं 12,76,044 शहरी मतदाता हैं और 8,16,627 ग्रामीण मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग निकाय चुनाव में करने वाले हैं। बता दें कि नामांकन आज से शुरू होकर 28 जनवरी तक चलने वाला है। वहीं 31 जनवरी तक जितने भी प्रत्याशी होने वाले हैं वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। 11 फरवरी को मतदान होगा और आपको बता दें कि 15 फरवरी को मतगणना, यानी कि सबकी किस्मत का फैसला 15 फरवरी को आएगा। नगर निकाय चुनाव में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि चुनाव जो है वो बैलेट पर नहीं बल्कि ईवीएम पर होगा। निकाय चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया 28 जनवरी तक चलेगी। इसे लेकर कलेक्टर दीपक सोनी ने आदेश जारी कर दिया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके अंतर्गत जिले में तैयारियां की जा रही है और जिले के हमारे 8 नगरीय निकाय हैं, जिसमें कि 181 हमारे जो है पोलिंग बूथ रहेंगे और 142 वार्ड के जो है इसमें निर्वाचन का कार्य संपन्न होना है। इसी प्रकार से हमारे पंचायत क्षेत्र में जो है 519 पंचायतों के लिए जो है कार्रवाई की जानी है और 519 पंचायतों के सरपंच पद हेतु और पंच पद हेतु हमारे जो है 6,828 जो है पद है जिसके लिए कार्रवाई की जानी है। जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 18 है और जनपद पंचायत सदस्य प्रत्येक जनपद के लिए 25-25 हमारी सदस्य संख्या है, कार्रवाई की जानी है। नगरीय क्षेत्र में हमारे जो मतदाता हैं कुल 1,70,000
छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू होने के बाद कई तरह की पाबंदियां भी शुरू हो गई हैं। इस बीच दुर्ग में जांच के दौरान एक कार की डिक्की से 1 करोड़ रुपए कैश मिला। दुर्ग जिले के अंजोरा चौकी क्षेत्र में जांच के दौरान यह कैश बरामद हुआ। पूछताछ के बाद कैश मामले की आईटी विभाग की जांच के लिए भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, आचार संहिता के मद्देनजर दुर्ग में पुलिस द्वारा सीमा क्षेत्रों में गाड़ियों की जांच की जा रही है और इसी के दौरान राजनंद गांव से दुर्ग की ओर आ रही सभी गाड़ियों को रोज चेकिंग के दौरान आपको बता दें कि 1 करोड़ कैश बरामद किया गया है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायपुर से है, जहां निकाय चुनाव 2025 के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है। बता दें कि इस दौरान 10 नगर निगमों के लिए संगठन प्रभारी और संयोजक की नियुक्ति भी कर दी गई है। वहीं रायपुर के प्रभारी मंत्री रामविचार नेतम होने वाले हैं। आपको बता दें, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दुर्ग का प्रभार संभालेंगे। इसके साथ ही मंत्री केदार कश्यप को जगदलपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में होने वाला है। आपको बता दें, इसके लिए 22 जनवरी यानी कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से प्रत्याशी अपना नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर या फिर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा कर सकते हैं। नामांकन दाखिल का अंतिम तारीख जो है वो 28 जनवरी तय किया गया है। 25 और 26 जनवरी को नामांकन जमा नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें कि क्योंकि गणतंत्रता दिवस है, इसीलिए उस दिन नामांकन नहीं भरा जा सकेगा। निकायों के निर्वाचन क्षेत्र में 11 फरवरी को मतदान होगा। वहीं 15 फरवरी को मतों की गणना पर परिणाम घोषित किए जाएंगे, यानी कि 15 फरवरी को फैसले आएंगे। नगर निकाय चुनाव 25 दिन में पूरे होंगे। आपको बता दें कि 2025 के निकाय चुनाव में प्रदेश में 14 नगर निगमों में से 10 नगर पालिका निगम, 54 नगर पालिकाओं में से 45 नगर पालिका और 124 नगर पंचायतों में से 114 नगर पंचायतों पर अध्यक्षों के लिए चुनाव होना है। अगली खबर भी रायपुर से है, जहां राज्य सरकार ने एडिशनल एसपी यूबीएस चौहान का तबादला किया। आपको बता दें कि यूबीएस चौहान की सेवाएं गृह विभाग के प्रतिनियुक्ति के तौर पर सामान्य प्रशासन विभाग में ले लिया गया है। चौहान को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त परिवहन आयुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन नया रायपुर अटल नगर में पदस्थ किया गया है। इसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है, जहां आपको बता दें एडिशनल एसपी का तबादला कर दिया गया है। खबर रायपुर से है, जहां शराब घोटाला केस में कवासी लखमा को 4 फरवरी तक जेल भेज दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कवासी लखमा पर जांच बिठाई गई थी, जिसके बाद अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। बता दें, इससे पहले 15 जनवरी को लखमा को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 7 दिन तक की ईडी रिमांड में उन्हें भेजा गया था। वहीं 21 जनवरी को रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने कोर्ट में उन्हें पेश किया। इसके बाद 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए लखमा ने कहा कि कब तक जेल में रहेंगे, 2 साल या 10 साल ही रहेंगे ना, लेकिन जनता की लड़ाई भी इस दौरान हम लड़ते रहेंगे। बता दें, कोर्ट ने ईडी की मांग पर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है और अब लखमा को 5 फरवरी को दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाएगा। तब तक इस मामले की जांच जो है वो जारी रहने वाली है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।